दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेनेसा एज के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ हम एलिजाबेथन एज के बारे में भी जानेंगे। प्रीवियस दो वीडियो में हमने ब्रिटेन की हिस्ट्री, ब्रिटेन में रोमन अंपायर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मिडल इंग्लिश लिटरेचर और एज ऑफ चौसर के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, रेनेसा एज से पहले इंग्लिश लिटरेचर में मिडल इंग्लिश लिटरेचर एज थी जो 166 से 1500 तक रही, जिसको हम डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। इस एज में यूरोप में प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि मिडिल एज के बाद क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल के दौरान भी प्लेग इंग्लैंड में दोबारा 1563 में फैली थी, जिसके कारण क्वीन एलिजाबेथ ने लोगों से मिलना बंद कर दिया था। उसके बाद भी इंग्लैंड में प्लेग 1593, 1603 और 1608 में फैली थी। जर्मनी के जोहानस गुटेनबर्ग ने 1439 में प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया और इसके बाद विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था। रेनेसा एज शुरू होने का एक मेन रीजन तुर्की की उस्मानी सेना का रोमन अंपायर की कैपिटल कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करना माना जाता है। इस इवेंट के कारण ही रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। इससे ईसाई विचारधारा को भी बहुत नुकसान हुआ और अब उस्मानी आर्मी ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। उस्मानी अंपायर की इस विजय के कारण बहुत से यूनानी स्कॉलर्स को लगा कि अब वे लोग कुस्तुनतुनिया में सेफ और सिक्योर नहीं है और वे अब प्राचीन ग्रीक और लैटिन वर्क्स लेकर कुस्तुनतुनिया छोड़कर इटली के नगर फ्लोरेंस पहुंचे और धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में फैल गए, जिससे यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसा का विकास हुआ। और पूरे यूरोप में फैलने के बाद रेनेसा इंग्लैंड में भी पहुंच चुका था। दोस्तों, रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिवाइवल या रीबर्थ। हिंदी में कहें तो पुनर्जागरण, यानी पुरानी चीजों का दोबारा से जन्म या फिर पुरानी चीजों में दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना, लोगों में ज्ञान की जागृति होना, लोगों में लर्निंग और नॉलेज का विकास होना, उनकी नॉलेज के फील्ड में क्यूरियोसिटी बढ़ना आदि। दोस्तों, रेनेसा सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस नगर में आया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। इसके बाद ये फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड में पहुंचा। इटली में इसकी शुरुआत लेट 14th सेंचुरी से मानी जाती है, जबकि इंग्लैंड में इसकी शुरुआत लेट 15th सेंचुरी से मानी जाती है। लोग अब अपने प्राचीन ग्रीक और लैटिन वर्क्स को पढ़कर उनसे सीखने लगे थे। प्रिंटिंग प्रेस के कारण अब टेक्स्ट को प्राप्त करना और भी आसान हो गया था, क्योंकि अब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की उस्मान आर्मी का अधिकार हो गया था और अब यूरोपीय लोगों के लिए कुस्तुनतुनिया पार करके अरब कंट्री और चाइना जैसे देशों में जाना मुश्किल हो गया था। तुर्की उस्मान आर्मी ने जमीनी रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। अब यूरोपीय लोगों ने समुद्री मार्ग से दूसरे देशों में जाने का रास्ता ढूंढ लिया और अब वो बोट और समुद्री जहाजों से एशिया, अमेरिका और वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में पहुंचने लगे थे, जिससे कॉलोनलाइजेशन का रास्ता भी खुल चुका था और अब ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे यूरोपीय देश दूसरे देशों में जाकर वहां कॉलोनलाइजेशन करने लगे थे। इसी दौरान वास्को डी गामा भारत पहुंचा और कोलंबस अमेरिका पहुंचा, जिससे समुद्री मार्ग से यात्रा करने की शुरुआत हुई। यूरोप में रेनेसा के विकास में जो प्रोमिनेंट स्कॉलर थे वो थे दांते। यूरोप में रेनेसा का अग्रदूत दांते को माना जाता है। इन्होंने ग्रीक और लैटिन रोमन स्क्रिप्ट को पढ़ा और उनसे सीखा और इस ज्ञान को यूरोपीय लोगों तक पहुंचाया। सेकंड है लियोनार्डो दा विंची, जो इटली के ग्रेट पेंटर थे। थर्ड इज पेट्रार्क, इटालियन पोएट और स्कॉलर थे। इनको अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट भी माना जाता है। इन्होंने ही ह्यूमनिज्म की विचारधारा को इस्टेब्लिश किया और लोगों को
ये बताया कि मानवतावाद ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इससे पहले मिडिल एज में धर्म के कानून बहुत कठोर थे। चर्च अधिकारियों और पोप के आदेशों का पालन करना ही धर्म था। और थर्ड जो है वो है गैलीलियो गैलीली, जो एक साइंटिस्ट थे। ये एक इटालियन खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और एक महान इंजीनियर थे। इस टाइम और भी बहुत से स्कॉलर हुए थे जिन्होंने रेनेसा के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। और इस तरह रेनेसा एज ने मिडिल इंग्लिश एज को मॉडर्न एज से जोड़ दिया था। अब जब यूरोप में लेट 14th सेंचुरी में रेनेसा की शुरुआत हुई, तब यूरोप से रोमन अंपायर का पतन होने लगा था। रोमन कैपिटल कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आर्मी का अधिकार हो चुका था, लेकिन इंग्लैंड में रेनेसा की शुरुआत लेट 15th सेंचुरी में हुई। तब इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी का राज था। हेनरी 8th इंग्लैंड के किंग थे उस समय, और उसके बाद उसकी डॉटर मैरी फर्स्ट इंग्लैंड की क्वीन बनी। जब एलिजाबेथ की सिस्टर क्वीन मैरी की मैरिज स्पेन के किंग फिलिप II के साथ हो जाती है, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड को रूल करती हैं, और मैरी फर्स्ट के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट 17 नवंबर 1558 को इंग्लैंड की महारानी बनती हैं। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ अपनी पूरी जिंदगी अनमैरिड रही। वो एक अनमैरिड क्वीन थी। वह प्रोटेस्टेंट रिलीजन को सपोर्ट करती थी, परंतु इससे पहले जो उनकी सिस्टर थी क्वीन मैरी, वह एक रोमन कैथोलिक थी, और उसने अपने शासन के दौरान इंग्लैंड से बहुत से प्रोटेस्टेंट पीपल को एक्सपेल्ड कर दिया था। और अब क्वीन एलिजाबेथ के शासन काल में इंग्लिश लिटरेचर ने बहुत प्रोग्रेस की, जिसके कारण एलिजाबेथन एज को इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज भी कहा जाता है। एलिजाबेथन के शासन काल में ही इंग्लैंड ने स्पेन को युद्ध में हराया। इस युद्ध को स्पेनिश आर्माडा के नाम से भी जाना जाता है, जो 1588 में हुआ। यह उस समय की बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट घटना थी। यह उस समय की बात है जब स्पेन के किंग फिलिप II थे, जो क्वीन एलिजाबेथ की बहन मैरी फर्स्ट के हस्बैंड थे। क्योंकि जब मैरी फर्स्ट की डेथ हो चुकी थी, तब स्पेनिश किंग फिलिप II ने इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ को मैरिज प्रपोजल भेजा, परंतु क्वीन एलिजाबेथ ने मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह अपने पूरे शासन के दौरान अनमैरिड रहना चाहती थी। इस पर स्पेन के किंग फिलिप II को बहुत गुस्सा आया, और क्योंकि वह रोमन कैथोलिक भी था और इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट को उनके अधिकार दिला रही थी, इसलिए स्पेन के किंग फिलिप II ने रोमन कैथोलिक लोगों की हेल्प से इंग्लैंड पर अपने जहाजी बेड़ों से अटैक कर दिया। अब सभी लोगों को ऐसा लगा कि इंग्लैंड अब हार जाएगा और क्वीन एलिजाबेथ का शासन भी खत्म हो जाएगा, परंतु क्वीन एलिजाबेथ की आर्मी ने अपने जहाजों में आग लगाकर स्पेनिश जहाजों की तरफ रवाना कर दिए थे, जिससे स्पेनिश जहाज जलकर राख हो गए और उनको मैदान छोड़कर भागना पड़ा, जिससे क्वीन एलिजाबेथ की एक बहुत बड़ी जीत हुई। और जहाजों को जलाने वाली इस टेक्निक को पहली बार यूज करके क्वीन एलिजाबेथ ने स्पेनिश किंग फिलिप II को करारी मात दी और उसे मैदान छोड़कर भगाया, जिसको स्पेनिश आर्माडा के नाम से भी जाना गया। और इससे इंग्लैंड को अपनी नेवी पावर का एहसास हुआ और उसने दूसरे देशों की यात्रा करनी शुरू कर दी, और इस काल में लंदन कल्चर का सेंट्रल हब बन चुका था। और अब प्रोटेस्टेंट लोग दोबारा फिर लंदन की तरफ बढ़ने लगे थे, और उनकी संख्या में अब पहले से इजाफा हो चुका था, और बहुत से लिटरेरी वर्क लिखे जा रहे थे। पोइट्री और ड्रामा खूब लिखे गए। पोइट्री और ड्रामा ने इस काल में खूब तरक्की की, और अब एलिजाबेथ के शासन के साथ इंग्लैंड में दोबारा फिर प्रोटेस्टेंट धर्म आया, जिससे इंग्लैंड में थिएटर्स ओपन होने लगे थे। जो फर्स्ट थिएटर्स ओपन हुआ था उसका नाम था रेड लायन, जो 1567 में ओपन हुआ था। उसके बाद बहुत से थिएटर्स एलिजाबेथन एज में ओपन हुए, जैसे कर्टन थिएटर,
ग्लोब थिएटर। इस एज में बहुत से ग्रेट ड्रामाटिस्ट और पोएट हुए थे। विलियम शेक्सपियर जो एक प्ले राइट पोएट थे और एक महान ड्रामाटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग जॉनर में अपने प्ले लिखे, जैसे हिस्टोरिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी और रोमांस। हिस्टोरिक प्ले में जैसे रिचर्ड थर्ड और हेनरी फोर्थ। उनकी फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ। उन्होंने जो कॉमेडीज लिखी हैं वो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। इन्होंने 39 प्ले और 154 सोनेट्स लिखी और इसके साथ साथ विलियम शेक्सपियर ने 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स भी लिखी। इनके प्ले की महानता के कारण ही इनके प्लेस को वर्ल्ड की बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। अपने लिटरेरी वर्क्स के कारण ही विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश रेनेसा में एलिजाबेथन एज का महान प्लेराइट, पोएट और यहां तक कि इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा गया है। और इसी कारण इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज भी कहा गया है। इनके जो अदर वर्क्स हैं वो हैं जूलियस सीजर, किंग लियर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, कोरियोलेनस, द टेम्पेस्ट। अगले जो फेमस राइटर हैं एलिजाबेथन एज के वह हैं एडमंड स्पेंसर, जो एक महान पोएट थे। उनकी जो पोएम्स हैं वो हैं द फेरी क्वीन, एमोरेटी, प्रोथैलामियन, एस्ट्रोपल, द रुइन्स ऑफ टाइम। अनदर इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस एज इज फिलिप सिडनी, जिनके वर्क्स हैं अर्कैडिया, एस्ट्रोपल एंड स्टेला, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। दोस्तों, इस एज के एक और महान राइटर थे जो थे क्रिस्टोफर मार्लो, जो एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे जिनको किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है। वह एक महान प्लेराइट, पोएट और एक महान ट्रांसलेटर भी थे। उनके फेमस वर्क हैं, जो उनका सबसे फेमस वर्क है वो है डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, थंबरलेन द ग्रेट, द ट्रेजेडी ऑफ डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज। एलिजाबेथन एज में और भी बहुत से राइटर थे जिन्होंने जैकोबियन एज तक अपने वर्क्स लिखे, जैसे बेन जॉनसन, विलियम वार्नर, थॉमस विले, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, थॉमस मूर, थॉमस कीड, जॉन लिली और फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जो एक ग्रेट प्रोज राइटर थे। फ्रांसिस बेकन के आइडियाज ने इंग्लैंड में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को जन्म दिया और अब इंग्लैंड के लोगों में साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल भी बढ़ने लगी थी। दोस्तों, उस समय यूनिवर्सिटी विट्स का एक ग्रुप था जिसमें प्ले राइट्स और पम्फलेटियर्स शामिल थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी की थी। उनका नाम था क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने, थॉमस नैसे, जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पिले। दोस्तों, मेनली इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल को कल्चर और आर्टिस्टिक मूवमेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रेनेसा के दौरान एलिजाबेथन एज में सबसे अधिक प्रोग्रेस लिटरेचर के क्षेत्र में हुई, जिसके कारण एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी माना गया है। और अब इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन और ग्रीक वर्ड्स की संख्या भी बढ़ चुकी थी। राइटर्स अपने वर्क्स में इन वर्ड्स का बहुत यूज करने लगे थे। हालांकि इस दौरान इंग्लैंड में हर प्रकार से डेवलपमेंट हुआ था। इंग्लैंड की इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में बहुत चेंज आ चुका था। ट्रेड अपने शिखर पर था। इंग्लैंड ने बहुत सी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश कर लिए थे और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने दूसरे देशों में कॉलोनलाइजेशन की प्रक्रिया भी
शुरू कर दी थी, जिससे बहुत सी कंट्रीज इंग्लैंड के साथ ट्रेड कर रही थी। इंग्लैंड ट्रेड सेंटर हब बन चुका था। इंग्लैंड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एस्टेब्लिश हो चुकी थी और अब इंग्लैंड पर दूसरी ट्राइब्स या कोई और कंट्री राज नहीं कर सकती थी। जैसे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के दौरान इंग्लैंड पर सबसे पहले रोमन अंपायर ने राज किया, उसके बाद जर्मन ट्राइब्स एंग्लो सैक्सन ने राज किया था, क्योंकि अब इंग्लैंड ने अपनी नेवी पावर को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था और अब इंग्लैंड एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर चुका था। दोस्तों, इंग्लैंड में जो क्रिश्चियन धर्म था वह भी दो भागों में बंटा हुआ था, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो रोमन कैथोलिक थे वह शुरू से ही राज करते आ रहे थे और उनको शुरू से ही इंग्लैंड में प्रेफरेंस दी गई थी। रोमन कैथोलिक के पास सोशल फैसले करने की पावर थी, जिसको उस समय की पब्लिक पर थोपा जा रहा था। जैसा रोमन कैथोलिक धर्म के लोग कहते थे वैसा ही लोगों को करना पड़ता था। चर्च का रिलीजन सिस्टम रोमन कैथोलिक लोगों के हाथों में था, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म की आजादी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। परंतु जैसे ही एलिजाबेथन एज की शुरुआत हुई, क्वीन एलिजाबेथन ने मेनली सेकुलरिज्म पर फोकस किया, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को भी आजादी मिली और उनको इज्जत दी गई। परंतु इस दौरान रोमन कैथोलिक धर्म के जो अधिकार थे वह कम हो गए थे, धर्म की पावर कम हो चुकी थी और अब इंग्लैंड को एक पॉलिटिकल सिस्टम तरीके से चलाया जा रहा था। अब सोशल फैसले धार्मिक न होकर साइंस, लॉजिक और इंटेलेक्चुअल पर आधारित हो चुके थे और अब इंग्लैंड में देशभक्ति की भावना भी बढ़ने लगी थी। लोगों में देशभक्ति के प्रति बहुत इंटरेस्ट था। इंग्लैंड के लोगों को अपने देश इंग्लैंड पर बहुत प्राउड था और रेनेसा काल के दौरान इंग्लैंड की जो अचीवमेंट्स थी उन पर भी उनको बहुत प्राउड हो चुका था। लोगों के पास अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने का अधिकार था। आर्टिस्टिक मूवमेंट को बहुत एनकरेज किया जा रहा था। लोग अपनी अपनी आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे। जैसे लिटरेचर में राइटर, प्ले राइट्स और पोएट प्रोग्रेस कर रहे थे, वैसे ही हर फील्ड में प्रोग्रेस होने लगी थी। एक प्रकार से एलिजाबेथन एज को अब एज ऑफ रिफॉर्मेशन के रूप में भी देखा जा रहा था, क्योंकि अब हर फील्ड में रिफॉर्म हो चुके थे। आर्किटेक्चर के फील्ड में भी बहुत डेवलपमेंट हो चुका था, बहुत बिल्डिंगें बनी और बहुत प्रोग्रेस की गई। क्लासिकल ग्रीक बुक्स, इटालियन लिटरेचर वर्क्स और कल्चर इटली, जर्मनी और फ्रांस के रास्ते इंग्लैंड में पहुंच चुके थे और अब ग्रीक, लैटिन और इटालियन मॉडल लिटरेचर को इंग्लैंड में कॉपी किया जा रहा था, जिसके कंट्रीब्यूशन से इंग्लैंड के लिटरेचर में बहुत डेवलपमेंट हुई। लोगों में अंधविश्वास भी कम होने लगा था, जिससे धार्मिक रिफॉर्म्स हुए। नई नई यात्राओं के दौरान नए नए लैंड और प्लेसेस को खोजा जा रहा था। परंतु दूसरी तरफ इस एज में वुमेन को ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे, जो इस एज के ड्रामा से प्रेजेंट होता है। ड्रामा में जो वुमेन का रोल प्ले करते थे वह वुमेन नहीं बल्कि मैन होते थे। वुमेन को ड्रामा में रोल प्ले करने की परमिशन नहीं थी और ना ही उन्हें थिएटर में जाने की परमिशन थी। परंतु कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल में वुमेनिज्म को थोड़ा बहुत बल जरूर मिला था, क्योंकि अब इंग्लैंड को एक वुमेन रूल कर रही थी। थिएटर में जाने के लिए जो पैसे जमा कराए जाते थे वह थिएटर के बाहर लगे एक बॉक्स में जमा कराए जाते थे, यानी उसमें कुछ पैसे डालकर ही आप थिएटर में जा सकते थे। और यह जो बॉलीवुड में हम बॉक्स ऑफिस सुनते हैं, यह वर्ड वहीं से निकलकर सामने आया है। आप शेक्सपियर के प्ले में वुमेन की फ्रीडम को देख सकते हैं और यह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उस समय वुमेन की क्या स्थिति थी। परंतु अब जो ड्रामाटिस्ट लिख रहे थे उन पर अब किसी धर्म या किसी चर्च का कोई कंट्रोल नहीं था, जिस कारण एलिजाबेथन एज में ड्रामा बहुत फेमस हो चुके थे।
इसी ड्रामा टेक्निक में हम विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे ऊपर पाते हैं। एलिजाबेथन एज की पोएट्री में हमें लिरिकल पोएट्री सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में जो पोएट्री थी वह नैरेटिव पोएट्री थी। उस पोएट्री में एक कहानी को नरेट किया जाता था, परंतु एलिजाबेथन पोएट्री में हम लिरिकल पोएट्री देखते हैं। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से एलिजाबेथन एज में जो लिटरेरी शिफ्ट था वह मेनली यही था कि जो पोएट्री थी वह नरेटिव फॉर्म से निकलकर अब लिरिकल फॉर्म में आ चुकी थी, और इस लिरिकल फॉर्म में सोनेट्स बहुत फेमस हुई। परंतु सोनेट्स ड्रामा से अधिक फेमस नहीं हुए, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में हर कोई सोनेट्स लिख रहा था। क्योंकि सोनेट्स 14 लाइन की होती थी, इसलिए इसे लिखना ड्रामा से बहुत आसान था, और अब पोएट अपनी फीलिंग को अपनी पोएट्री में एक्सप्रेस करने लगे थे। परंतु फिर भी ड्रामा इस एज में बहुत प्रचलित थे। मीन्स ड्रामा इस एज में पोएट्री से अधिक लिखे गए थे, और लोगों को इंटरेस्ट भी ड्रामा में था। लोगों के लिए ड्रामा एंटरटेनमेंट के साथ साथ मोरल लेसन का सोर्स बन गया था। एलिजाबेथन ड्रामा में इंग्लिश ट्रेजेडी जो थी वह लैटिन ड्रामाटिस्ट सेनेका के वर्क से प्रभावित थी। गोरबोड्यूस को इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी माना जाता है, जिसके राइटर थे थॉमस नॉर्टन और थॉमस स्क्वेले। और इस तरह एलिजाबेथन एज को हम इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा एज और शेक्सपियरन एज भी कह सकते हैं, जो उस टाइम की ट्यूडर डायनेस्टी की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल के दौरान रही। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड ये था रेनेसा एज के साथ साथ एलिजाबेथन एज के बारे में कुछ मेन फैक्ट्स, जिसमें हमने शेक्सपियरन एज के कंटेम्परेरी प्ले राइट्स पोएट्स को डिस्कस किया। साथ ही उस टाइम की लिटरेरी इवेंट्स के बारे में भी जाना जो एलिजाबेथन एज के दौरान घटित हुए थे। फ्रेंड, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज को। एंड इफ यू डिडंट वॉच द प्रीवियस 2 videos yet, so please click on the links given in description and watch the previous video for better understanding the history of English literature. Till then, take care, have a nice day. Thanks for watching.